चलो भाई, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। तो जल्दी से सारे महारथियों हो जाइए कनेक्ट। फिर हमारे सेशन को हम बढ़ाते हैं आगे। आज बात करने वाले HTML की। क्या होती है HTML लैंग्वेज, कैसे बनती है, कैसे काम किया जाता है, और हाँ, यहां पर हम सीखेंगे कि हमारे एग्जाम के लिए क्या जरूरी पॉइंट है, क्योंकि आपको ना कोई वेबसाइट बनानी है, ना कोई आपको प्रैक्टिकल करना है। बाकी हमारे एग्जाम में कैसे इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे पॉइंट जो है उसको हम कवर करने वाले हैं। और थोड़ा सा बोरिंग पार्ट ये होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस बोरिंग पार्ट में भी आप लोग इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। तो भाई शानदार तरीके से हम करते हैं आगे इस सेशन की शुरुआत। आ जाइए सभी लोग, हो जाइए कनेक्ट, फिर हम बढ़ते हैं यहां पर। पहले कुछ चीजें हम इसके बारे में परिचय जानेंगे। मैंने कोशिश की हुई है कि यहां पर इसको नोट डाउन किया जाए, मैं आपको समझा दूंगा। नोट डाउन का सेंस मेरा यही है, बस इतना था कि आपको बाद में भी रीड करने में बहुत अच्छे से आसानी हो जाए। बस एक एक पॉइंट है जो इसको मैं क्लियर आपको करता हुआ चलूंगा पॉइंट को। तो भाई सभी लोग एकदम कमर कस लीजिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम आगे। अगर हम बात करते हैं इसकी परिचय की, है ना, क्योंकि किसी व्यक्ति को जानने से पहले परिचय करना है। शादी में भी कोई किसी की शादी करवाई जाती है, शादी में जाते हैं तो परिचय करवाते हैं एक दूसरे का, या शादी करवानी होती है तो भी परिचय करवाते हैं, है ना। तो बस वही चीज है, यहां पर भी हम परिचय करवाते हैं उसका कि HTML आखिर होता क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे ही मैंने बोला HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक हुआ होगा भाई व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज होता क्या, आखिर इसको मार्कअप लैंग्वेज क्यों बोला गया, जस्ट वेट, हम आगे क्लियर करेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अभी का जो पटवारी 2023 के पेपर हुए, MP पटवारी 2023 के, और उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था HTML में L का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर क्यों बोला गया इसको, वो भी हम देखते हैं। इसमें एक टेक्स्ट के अंदर दूसरा टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट में लिंक रहता है, इसलिए इसे हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। क्या होता है, एक टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट है ना, एक टेक्स्ट एक शब्द है, उसके अंदर एक और टेक्स्ट है, और वो दूसरा जो टेक्स्ट है वो क्या है, उससे लिंक है, इंटरकनेक्ट है। तो इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है, हाइपर टेक्स्ट बोला जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी के ऊपर इतना हाइपर हो जाना, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो तो है ही सही, उसके ऊपर हाइपर हो जाना, है ना। तो टेक्स्ट है, उसके ऊपर एक और टेक्स्ट है ना, जो उसमें क्या है, लिंक है, कनेक्ट है। ये मैं बिल्कुल शुद्ध लैंग्वेज में आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, विच यूज टैग्ड टू डिफाइन द कंटेंट विद द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये तो हमारे ऊपर से बाउंस हो गई, क्योंकि हम ऑलरेडी हिंदी मीडियम के छात्र हैं और आपने तो इतनी बड़ी इसे इंग्लिश में लाइन बोल दी, बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया हमारे ऊपर। अरे साथी कुछ नहीं किया। अगर कोई भी ऐसी लैंग्वेज या ऐसा कंटेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको किसी टैग के माध्यम से डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें किसी टैग की जरूरत है और जिसको टैग से डिफाइन किया जाता है। टैग क्या, जैसे अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर इस तरीके के दो टैग में लिखा जाता है, HTML को ऐसे दो टैग में लिखा जाता है। तो वो टैग क्या है, वो टैग क्या है, एक डॉक्यूमेंट को इस टैग के माध्यम से डिफाइन कर रहे हैं, और इस तरीके से यानी कि किसी भी कंटेंट को टैग से डिफाइन किया जाता है, उसे बोला जाता है मार्कअप। ठीक है, इसलिए इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है। गॉट इट, यहां तक क्लियर हुआ। ये इसकी शुद्ध डेफिनेशन थी, इसको जो HTML की फुल फॉर्म थी उसका हमने पोस्टमार्टम यहां पर किया। इसका जो उपयोग है वो वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, एक वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, है ना। गॉट इट, सभी को पता है कि वेब पेजों का जो कलेक्शन होता है, एक समूह होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक वेबसाइट बोलते हैं। तो जो वेबसाइट बनाना है, इसके लिए वेब पेजेस और या वेब पेजेस या वेबसाइट, इसको बनाने के लिए जिसकी जरूरत लगती है उसको बोला जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको कहां पर लिखा जाता है, इसका कंटेंट कैसे बनता है, सारी चीजें एक एक हम कवर करेंगे। इसका आउटपुट कहां दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि भैया जो HTML का इनपुट होता है वो कहां पर होता है, और अगर वो आपसे डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो उसका जो इनपुट होता है वो होता है आपका नोटपैड पर। क्या होता है, नोटपैड पर।
ठीक है। लेकिन अगर इसके आउटपुट की हम बात करते हैं कि इसका आउटपुट कहां पर शो होता है, तो वो होता है किसी भी वेब पेज पर या वेबसाइट पर। कहां पर होता है महारथियों? वेब पेज या वेबसाइट के ऊपर। गॉट इट? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये इसका आउटपुट और इसका इनपुट हो जाता है। अच्छा, HTML जो आई है ये कौन सी जनरेशन में आई? भैया हमने देखा था, जनरेशन को हमने पढ़ा, जनरेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट नंबर की हमारी जनरेशन थी, यानी कि जो फर्स्ट नंबर की जो जनरेशन थी, उस फर्स्ट नंबर की जनरेशन में क्या हुआ था, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें मशीनी लैंग्वेज थी, मशीनी लैंग्वेज थी। सेकंड जो जनरेशन थी उस सेकंड वाली के अंदर क्या था? असेंबली थी। अच्छा, ये दोनों कैसी लैंग्वेज होती है? आप बोलेंगे दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, क्या है? लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं कि भैया थर्ड जनरेशन में क्या आया, तो थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आया आपका? थर्ड जनरेशन में आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, जैसे C++ हो गई, जावा हो गई, ये हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? आपने कहा फोर्थ जनरेशन के अंदर ही क्या आया? आप कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर आया। अरे भैया माइक्रो प्रोसेसर आया तो उसके लिए किसकी जरूरत लगी? क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट के लिए यूज की जाती है, जो वेबसाइट्स होती है उसके लिए इसकी जरूरत लगती है, और ये फोर्थ जनरेशन में आती है आपकी कौन सी? HTML लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ जनरेशन में कौन सी आ जाती है? तो फिर आपकी फिफ्थ जनरेशन में आ जाती है, जैसे प्रोलॉग हो गई, लिस्प हो गई, ये लैंग्वेज किस में आ जाती है? फिफ्थ जनरेशन में। ये AI के लिए भाषा होती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात आपको समझ में आई कि HTML कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है। तो अब आप छापिएगा उसमें कि HTML जो है वो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है। ठीक है, यहां तक समझ में आई पॉइंट। अब HTML जो होता है इसका जो निर्माण किया है, इसके खोजकर्ता कौन है, अर्थात इसको बनाया किसने है? तो HTML को जो बनाया गया था वो बनाया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ये कौन है टिम बर्नर्स-ली? ये वही है जिनके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया है ना। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है उसको बनाया गया, और वो कौन है? टिम बर्नर्स-ली, और उन्हीं के द्वारा HTML का निर्माण किया गया, या HTML के खोजकर्ता वही है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वर्तमान समय में कौन सा इसका वर्जन है, तो वर्तमान समय में जो वर्जन है वो है HTML5, लेकिन उसके भी अब सब वर्जन आ चुके हैं, उसको हम आगे देखेंगे। तो अगर बात की जाए कि HTML का जो है वो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वो है HTML का 5। HTML5 जो है वो एक लेटेस्ट वर्जन है। अच्छा, ये जो लेटेस्ट वर्जन HTML5 है, तो ये जो HTML5 आया था इसको किसके द्वारा बनाया या इसको डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट मैं आपको बताता हूं। देखो यहां तक आओ। 1989 की बात थी, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा क्या बनाया गया? क्या बनाया गया? आपका www वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया गया, और वही क्या था फिर 1991 की बात आती है, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किसको डेवलप किया गया? HTML को डेवलप किया गया। ठीक है, किसको डेवलप किया गया? ये HTML, टिम बर्नर्स-ली, वर्ल्ड वाइड वेब, और यही HTML। ठीक है, तो HTML को क्या किया गया? किसके द्वारा बनाया गया? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। सन इसके बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कभी भी किसी भी एग्जाम में कोई सन नहीं पूछता है। सिर्फ अभी का जो है HTML5 है इसके बारे में सन आते, बाकी किसी में भी नहीं आते। अच्छा, एक चीज यहां पर होती है कि जो HTML फिर आगे इसके वर्जन्स आए, जैसे 2.0 आया, 3.2 आया, 4.01 आया, 1.1 आया, इस तरीके से आगे बढ़ता है। लेकिन यहां पर ये जो HTML आता है W3C, अब ये W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। जैसे मैंने आपको बोला था W4 का फुल फॉर्म क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वॉर्म, है ना, उस तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अब उसी तरीके से क्या हो जाता है? अब उसी तरीके से क्या हो जाता है? इसका फुल फॉर्म कंसोर्टियम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कंसोर्टियम हो जाता है। अब ये अगर यहां पर हम देखते हैं 2014 की बात है, जब इनने HTML5 को रिकमेंडेशन में डाला, और रिकमेंडेड किसने किया था इसको? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा किया गया था। तो HTML5 जो है इसको किसके माध्यम से रिकमेंड किया गया? ये जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको जो रिकमेंड किया गया ये किया गया W3C के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा इसको क्या किया? रिकमेंड किया गया। ये इसका क्या है? ये 5 का लोगो है, ये HTML का लोगो नहीं है। ये किसका है? ये इसके वर्जन का लोगो है, ये इसके वर्जन का लोगो है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है,
अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि HTML5 जो डेवलप किया गया वो किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और इसी का फुल फॉर्म आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 एक जो एग्जाम हुई थी केमिस्ट वाली, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म कि सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोर्टियम। गॉट इट, क्लियर हुआ यहां तक? तो इतनी रामायण आपके भेजे में गई क्या? अगर नहीं गई है तो मुझे बताओ, पेन से मैं धक्का देके डाल दूंगा, लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसका जो उपयोग है वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा चलो नेक्स्ट पर हम बढ़ते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं इसके HTML5 के भी कुछ सब वर्जन है। कैसे वर्जन है इसके, देखो यहां पर जैसे इसका वर्जन आता है कि HTML5 जो है ये यहां पर इसको रिकमेंड किया गया था। किसने किया था? ये W3C के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था, है ना। उसके बाद में फिर क्या हुआ, HTML 5.1 आया, HTML 5.1 का सेकंड एडिशन आया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया कि HTML का कौन सा सब वर्जन है जिसका सेकंड एडिशन आया था, वो था HTML 5.1। ये जो अंदर में क्वेश्चन जाते हैं ना, अंदर से जो पूछे जा रहे हैं आज के समय में, ये ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे, ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे। फिर आता है HTML 5.2, 18 अगस्त 2016 में 5.2 आया। फिर आता है आपका HTML 5.3 जो 2017 का है, HTML का 5.3, ठीक है। उसके बाद में 5.4। चल अब बढ़े हम आगे, HTML टैग के कुछ नियम होते हैं। अच्छा, नियम क्या होते हैं? किसी भी ओपनिंग टैग को हमेशा क्लोजिंग टैग होना चाहिए। ये ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए। इसके बिना HTML नहीं लिखा जाता, इसके बीच में रहता है। तो ओपनिंग टैग है तो उसका क्लोजिंग टैग भी एक होता ही है ना। ओपनिंग टैग के साथ में क्लोजिंग टैग भी होता ही है, ठीक है। जैसे यहां से हमने शुरुआत करा, कुछ लिखा, इसको बनाया, फिर यहां पे क्या कर दिया, ये ओपनिंग हो गया यहां से, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगा। बीच में हमको जो रामायण लिखना था वो हमने लिखा। HTML टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रहता है। किसमें लिखा जाता है? हमेशा एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही इसको लिखा जाता है। HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। HTML टैग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। HTML का एक्सटेंशन HTML या .htm होता है, जैसे कि HTML या HTML जाता है ना। तो ये इसका जो क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन होता है। जैसे सभी के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, उसी प्रकार से .html या .htm जो है इसका एक्सटेंशन होता है। ये कहां पर जरूरत लगती है? आप एक काम करना, नोटपैड में कुछ भी लिखना, उसके आगे इसका एक्सटेंशन लगाना, तो वो किस में सेव होगा, फिर वो जो अपना वेब पेजेस होते हैं उसमें जाकर के ये सेव हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो। तो HTML का एक्सटेंशन क्या होता है, हमेशा किस में होते हैं, उसके बाद में इसका ओपनिंग है तो एक क्लोजिंग भी होना चाहिए। ये इसके रूल्स है जो कि आपको याद होना चाहिए। अब आता है HTML के बाद में XML, है ना, XML। इसके बारे में जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। क्या है इसका फुल फॉर्म? लैंग्वेज मोर फ्लेक्सिबल देन HTML। ये जो लैंग्वेज है XML, ये क्या है, HTML से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये HTML से भी, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है XML का फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी के हमारे यूपी PCL जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं KVS के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर। XML अलाउस यू टू क्रिएट यू ऑन कस्टम टैग्स, जबकि HTML टैग्स यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा, ठीक है। अगर मैं XML की बात करता हूं तो ये क्या, जैसे इसका यूज होता है कि ये हमको हमारे कस्टम जो क्या कर सकते हैं, हम टैग्स को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और ये मोर ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना, कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जितना हमको दिया हुआ है, हमको परमिशन ज्यादा नहीं हो पाती है ना, फ्रीडम कह सकते हैं हम, वो नहीं हो पाती है, वो XML के अंदर होती है। XML टैग यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, ठीक है। ये यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द डेटा, जैसे हमने डेटा मेटा के बारे में बात की उस तरीके से, तो उसमें किसका, ये XML टैग्स का यूज। चलो अब नेक्स्ट पर हम बात करते हैं वर्जन्स ऑफ HTML। HTML के जो वर्जन्स आए उन वर्जन्स को भी अलग अलग नाम से जाना गया, है ना। अलग अलग वर्जन को अलग अलग नाम से जाना गया। तो ये वर्जन्स के बारे में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो इसके वर्जन की अगर हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारे सामने आता है HTML फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML हो गया। उसके बाद में सेकंड वर्जन ऑफ HTML 2.0 था।
नेटस्केप एक्सटेंशन टैग यूज। अच्छा, नेटस्केप नेविगेटर के बारे में खूब सुना होगा आपने, ब्राउजर है ना। तो उसके अंदर जो ये एक्सटेंशन टैग हुआ, तो नेटस्केप जो ब्राउजर था सबसे पहले, उसमें ये HTML3 वर्जन का यूज हो। किसका वर्जन का यूज? 3 वर्जन का। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है ना, कि भैया HTML3 में कौन से ब्राउजर के लिए यूज किया गया है, कौन से ब्राउजर में इसके जो है टैग्स का यूज किया गया, तो वो था HTML वर्जन 3, है ना। क्या हो जाएगा? नेटस्केप एक्सटेंशन टैग, या इसके डायरेक्ट ब्राउजर का नाम भी आ जाता है कि नेटस्केप जो ब्राउजर था उसके अंदर कौन से HTML टैग का प्रयोग हुआ था, तो वो HTML वर्जन कौन सा था? 3 था, ठीक है, HTML3 वर्जन था। उसके बाद में यहां पर आता है 3.2 नेम्ड एज द विल्बर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहां पर 3.1 को स्केप किया गया। 3.1 को स्केप क्यों किया गया? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, ये जो प्रोग्रामर लोग रहते हैं, इनका ऐसा मानसिकता रहती है कि भैया ये नंबर हमारे लिए क्या नहीं है, ये हमारे लिए मतलब लकी नंबर नहीं है ना। ये एक बार प्रोग्राम फेल हो रहा है तो हम नेक्स्ट वाले पे चल देते हैं। इसलिए 3.1 क्या हुआ था? 3.1 फेल्ड हो गया था जब ये बना रहे थे, इसलिए 3.1 को स्किप किया गया और उसके बाद में 3.2 को लाया गया और जिसका नाम रखा गया विल्बर, ठीक है, विल्बर। तो ये जो पॉइंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नाम एग्जाम में आते हैं। जैसे HTML फाइल को किस नाम से जाना जाता है, HTML4 को किस नाम से जाना जाता है, कॉगर इस नाम से इसको जाना जाता है। तो HTML3 को किस नाम से जाना जाता है, HTML3.2 को किस नाम से जाना जाता है, HTML का जो है 4 है उसको किस नाम से जाना जाता है। वही हम बात करते हैं XHTML क्या होता है, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो फुल फॉर्म में चीजें याद करते हैं ना, ये फुल फॉर्म में ये यहीं से उठाते हैं, छोटी छोटी चीजें। तो ये जो मैंने आपसे नोट्स बनवाया है कि ये फुल फॉर्म का एक अलग नोट्स बनाओ, शॉर्टकट का अलग नोट्स, उसमें ये इन फुल फॉर्म की जो मैं बात कर रहा हूं उनको चिपकाते जाना है ना, उनको लिखते जाना अभी, ताकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाते रहो। बाद में ऐसा ना हो कि एक साथ में ज्यादा खाने के चक्कर में क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाते रहो। जैसे लोग बोलते हैं ना, क्या करते हैं पहले, जो नया नया व्यक्ति कोई भी ड्रिंक करना सीखता है, वो क्या करता है कि भैया एक पैक है ना 30 ml 60 ml का पैक लेगा। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे बढ़ेगा, 30 ml से 60 ml पाया, 60 ml के बाद में 2 पैक मारने लगा, 2 के बाद में फिर उसको क्या है 180 ml है ना, यानी कि उसको क्या लगने लगा, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पौवा, क्वार्टर बोलते, ठीक है, वो लगने लगा उसको। उसके बाद में क्या हुआ, फिर हाफ लेने लगा, एक ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। तो इसीलिए क्या करना है, पहले क्या करना है, थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे फुल फॉर्म आते जा रहे हैं इनको याद करते जाना है, ताकि एंड में फिर आपको एक साथ में जब पूरा क्या करना पड़े, पूरी बोतल लेनी पड़े, तब आपको टेंशन ना रहे, आप वहां पे फेल होके पढ़ना जाओ, आप उससे एकदम क्या नहीं हो जाओ, आपकी बेइज्जती ना हो जाए लोगों के सामने कि तो फेल हो गया, ये झेल नहीं पाया। क्योंकि फिर आपको अगर यहाँ पे 100 फुल फॉर्म दे दिए जाएंगे तो आप घायल हो जाओगे। लेकिन जब आप इसे छोटे छोटे फुल फॉर्म को अभी से याद करते चलोगे, तो एंड में जब आपको 100 फुल फॉर्म कोई देगा, तो उसमें से आप बोलोगे कि मुझे 85 तो ऑलरेडी याद है। याद क्या करना है, 15 याद करना है, लेकिन वही जो ये 100 याद करने वाला रहेगा ना, वो फेल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसलिए छोटे छोटे फुल फॉर्म को अभी से याद करो। एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML5, ये इसके 2 मेन एम थे। अभी HTML5 क्यों लाएगा? यह HTML5 को जो डेवलप किया गया W3C के द्वारा, है ना, W3C के द्वारा इसको डेवलप किया गया, तो इसका मकसद क्या था, आखिर इसका एम क्या था इसके लिए? तो ये जो है इस लैंग्वेज को इंप्रूव करना था। क्या करना था? इस लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए इसको बनाया गया HTML5 को, यानी कि थोड़ा और इसके अंदर एडवांस वर्जन लाया गया, है ना, एडवांस वर्जन बनाया गया। इसीलिए 5 अभी तक चल भी रहा है ज्यादा। इसके लिए क्या किया गया, इसको इंप्रूव किया गया, सपोर्ट टू दी लेटेस्ट मल्टीमीडिया। यानी कि फिर क्या हुआ, जैसे आज के समय में हम देखते हैं वीडियोस हो गया, इमेजेस हो गई, ग्राफिक्स हो गई, इन सबको मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए भी HTML5 को बनाया गया। तो इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आता है HTML5 लाने के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। ठीक है, वहां पर ये 2 प्रमुख कारण है, इसको घुमा के कैसे भी पूछ लिया जाए, आपको ये पता होना चाहिए। लैंग्वेज को इंप्रूव करना है और मल्टीमीडिया को क्या करना है, सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम HTML के एडिटर्स है। इसके 2 एडिटर्स है,
HTML के क्या एडिटर्स है? 2 एडिटर्स होते हैं। एक होता है टेक्सचुअल HTML एडिटर, जैसे कि हम बात करते हैं नोटपैड हो गया, है ना, नोटपैड हो गया, VS कोड हो गया और सबलाइम टेक्स्ट हो गए। ठीक है, ये 3 एडिटर हैं। ठीक है, ये 3 क्या है? इसके प्रमुख एडिटर्स होते हैं HTML के। तो ये क्या है? ये टेक्सचुअल एडिटर्स है। ठीक है, ये टेक्सचुअल एडिटर है। यहां पर आप क्या करेंगे? यू शुड हैव HTML नॉलेज व्हेन यूजिंग टेक्सचुअल टाइप ऑफ एडिटर्स। अब भैया एक चीज आप मुझे ये बताओ कि ये जो यहां पर है, ये इस HTML एडिटर का और इसका भाई मतलब क्या है ना, इसका और इसमें फर्क क्या है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ठीक है, देखो अगर आप कोई नया व्यक्ति है, जैसे कोई भी फ्रेशर व्यक्ति है, वो जिसका यूज करेगा वो क्या यूज करने जाएगा फर्स्ट टाइम में? ये व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, आप जो वहां पर कर रहे हो, जो देख रहे हो, वो आप उसको प्राप्त करोगे। ठीक है, उसके लिए जो बिगिनर्स के लिए यूज किया जाता है HTML एडिटर्स है ना, या फिर फ्रेशर के लिए जिस HTML एडिटर का यूज किया जाता है वो होता है WYSIWYG। ठीक है, लेकिन जो प्रो हो जाते हैं, जो प्रो प्लेयर होते हैं, जो अच्छा जिनको नॉलेज है ना HTML के बारे में, वो किसका यूज करेगा? वो टेक्सचुअल HTML एडिटर का यूज करेगा। जितने भी बड़े बड़े वायरस है जिसका पता लगाना मुश्किल होता है, वो सारे वायरस की कोडिंग भी नोटपैड प्लस प्लस पे की जाती है। तो वायरस की जो कोडिंग होती है, जो बड़े बड़े वायरस होते हैं, उन सबकी कोडिंग किस पे होती है? नोटपैड के ऊपर की जाती है। ठीक है, तो इसका जो टेक्सचुअल HTML एडिटर है, इनके नाम याद रखना है। VS कोड हो गया, सबलाइम हो गया और नोटपैड हो गया। ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो HTML के बारे में ज्ञान रखता है, जिसको नॉलेज है, अगर वो HTML लिखना चाहता है तो वो किसका यूज करेगा? तो वो करेगा टेक्सचुअल HTML एडिटर का। ठीक है, यहां तक समझ में आया ये इस एडिटर के बारे में। अब दूसरा वाला एडिटर है व्हाट यू सी व्हाट यू गेट। ठीक है, इसके लिए HTML के किसी कट्टर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के गैर तकनीकी लोगों को आसानी से वेबसाइट विकसित करने में ये क्या करता है? सक्षम बनाता है। इसके लिए भी कुछ यूज होते हैं, वो यूज होते हैं यहां पर एडोब ड्रीमवीयर। ठीक है, उसके बाद में अमाया, उसके बाद में ब्लू ग्रिफॉन, है ना, ये 3 यहां पर भी हैं और 3 एडिटर प्रमुख यहां पर भी है। बस इतने ही जरूरी है। इसकी जो थ्योरी थी और मेन जो है ये एग्जांपल, ये याद रखने के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अब ये चीज तो पता चल गई कि व्हाट यू सी व्हाट यू गेट और जो टेक्सचर है उन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेन कंटेनर। अब भाई देखो, इसके अंदर जो कहानी आती है वो ये आती है कि एक तो वो हो कि आप प्रैक्टिकल करके एक एक चीजें सीखो, दूसरी चीज ये हो कि आप इसका बस नॉलेज लो और आपके एग्जाम में जितना जरूरी है वो आप याद करो। और ये जो चीजें हैं ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आधी से ज्यादा चीजें, यानी कि 85% नाम से क्लियर रहेगी, बाकी 15% है उसका आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रट्टा मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको याद ही करनी पड़ती है और कुछ भी इसका शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, तो जो मेन इसका थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैंने आपको क्लियर करा। अब इसको हम समझते हैं। देखो, मेन कंटेनर, ये जो डॉक टाइप होता है ना, ये HTML5 से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ? HTML5 से। ब्राउजर को बताता है कि यह डॉक्यूमेंट HTML में है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये कोई भी ब्राउजर है उसको बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML में है। ठीक है, डिड के बाद एक कंटेनर बनाना पड़ता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसे HUML से दर्शाती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो ब्राउजर को ये इंडिकेट करता है कि ये जो फाइल है ये HTML में है, ये किसका काम है? तो ये इसका काम। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं। हेड होता है, हेड सेक्शन में क्या होता है? हेड का उपयोग हेड सेक्शन बनाने के लिए करते हैं। इसमें वेब पेज के बारे में जानकारी लिखनी पड़ती है, जैसे टाइटल, मेटा डेटा, लिंक, एलिमेंट। ये क्या होता है? जैसे देखो, हमने बात की हुई है MS वर्ड, MS एक्सेल, सब में एक टाइटल बार होती है। क्या होती है? ऊपर टाइटल बार होती है। अच्छा, टाइटल बार में क्या रहता है? उसके बारे में मेन चीजें रहती है।
है ना, जो उसके बारे में लिखी हुई है, जो उसका टाइटल है ना। तो ये क्या करता है, हेड सेक्शन क्या करता है, वेब पेज के बारे में बताता है कि ये इसका क्या टाइटल है ना, या इसके बारे में पूरी जानकारी जो भी है वो आपको वहां पर शॉर्ट में बताएगा। ठीक है, तो ये कहां पर हो जाएगा, टाइटल बार में। जैसा मेटा डेटा लिंक एलिमेंट क्या होता है, मेटा डेटा क्या करता है, जो डेटा के बारे में जानकारी रखे, जो डेटा ऐसा डेटा जो डेटा के बारे में जानकारी रखे, मेटा डेटा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एक लिंक एलिमेंट हो जाएगा। बॉडी सेक्शन, यहां पर हमारा मेन कंटेंट रहता है, जो सारा यूजर को दिखाना चाहते हैं, जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज आदि। ठीक है, अंत में क्लोजिंग टैग HTML की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया जाता है। HTML टैग को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। अब देखो, अगर हेड की बात आएगी आपको क्लियर हो जाएगा, टाइटल की बात आ रही, बॉडी की बात आ रही, पूरा पैराग्राफ हो गया, वहां पर ये सारी चीजें बीच में रहेगी। एक ओपन टैग रहेगा, एक क्लोज टैग रहेगा, और बीच में क्या रहेगा, बॉडी टैग रहेगा। तो बॉडी मतलब हमारा पूरा शेप, समझ में आया। ये 2 चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक होता है पेयर्ड टैग, एक होता है अनपेयर्ड टैग। ठीक है, पेयर्ड टैग क्या होता है, इस टैग्स का इस्तेमाल हमेशा जोड़े के रूप में किया जाता है। इसमें एक टैग में एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। जैसे यहां पर लिखा है HTML, फिर ये HTML बॉडी इस तरीके से, तो ये क्या रहेगा, एक जोड़े के रूप में रहेगा, ये हमेशा जोड़े के रूप में चलता है। फिर अनपेयर्ड में क्या होता है, इस टैग का इस्तेमाल अकेले किया जाता है, इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे कि लिंक ब्रेक टैग है ना, तो किसी को अगर ब्रेक करना है, इसे BR टैग का प्रयोग किया जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ही ओपन क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा इसके अंदर, तो ये अनपेयर्ड टैग होता है। तो ऐसा टैग जिसके अंदर क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं लगती है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अनपेयर्ड टैग। और ऐसा टैग जिसके अंदर 2 टैग एक साथ जोड़े में रहते हैं, जिसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की जरूरत रहती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है पेयर्ड टैग। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण HTML टैग होते हैं, जैसे ये यहां पर आप एक टैग देख रहे होंगे, यह कमेंट को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग HTML डॉक्यूमेंट में कमेंट्स लिखने के लिए किया जाता है ना। एक चीज याद रखो, जैसे हम बात करते हैं कि एक्सेल के अंदर कोई भी आपको सेल के अंदर कमेंट्स करना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाता है सेल टिप। ठीक है, क्या बोला जाएगा, सेल टिप। अच्छा, कमेंट मतलब क्या हो रहा है, एक टिप कर रहे, टिप छोड़ रहे वहां पर, है ना, उसके ऊपर कमेंट कर दिया, कोई भी टिप्पणी कर दी, है ना। तो ये इसको ऐसा याद रखो, ये जो 2 पॉइंट बने हुए ना, इसको ऐसा याद रखो, बारिश की बूंदे जैसे नहीं दिख रहे आपको, ऐसे छोटे छोटे टिप टिप बरसा पानी। तो ये क्या हो रहा है, ये इसके टैग डॉक्यूमेंट कमेंट में लिखने के लिए होता है। ठीक है, तो ये कमेंट को, टिप्पणी को, टैग को ऐसे इसको याद कर सकते हो आप लोग, इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। ये डॉक टाइप के बारे में अभी हमने देखा, इसके बारे में बताता है, पूरी डेफिनेशन होती है। HTML या HTML डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट होता है, जो HTML डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये बातें तो आपको याद ही है। अब हेड के बारे में हमने देखा, डॉक्यूमेंट के बारे में जो लिखा जाता है वो हेड सेक्शन होता है। टाइटल के बारे में हमने देखा, जो टाइटल को परिभाषित करता है ना। उसके बारे में, बॉडी के बारे में हमने जाना। अब यहां पर आता है जो मेन चीज है, ये तो देखो आपको सब याद है, ये सब याद है, ऐसा मान के चलो। एक आता है आपके सामने H1 और एक आता है H6। क्या आता है, H1 और H6। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें बड़ा कौन सा है ना, या बड़ा टैग कौन सा है, तो कौन सा होगा, आप कहेंगे H6, लेकिन गलत है। इसके अंदर उल्टा चलता है, H1 सबसे बड़ा होता है और H6 क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, ये बात इतनी सी याद रखनी है, H6 छोटा होता है, H1 क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इतनी सी बात इसमें याद रखनी है। जैसे यहाँ हेडिंग का 6 लेवल होते हैं जो निम्न हैं, जैसे यहां पर ये दिया हुआ है H1 सबसे बड़ा तथा H6 सबसे छोटा होता है। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 होते हैं। यहाँ हेडिंग के जो 6 लेवल होते हैं, वो हेडिंग के 6 लेवल यहाँ पे प्रदर्शित किए गए, और H6 जो है वो क्या है, सबसे छोटा लेवल है। क्या है, सबसे छोटा लेवल है आपका क्या, H6। समझ में इतनी बात। तो H1 क्या होता है, सबसे बड़ा लेवल होता है, H6 क्या होता है, सबसे छोटा लेवल होता है। P यह पैराग्राफ को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग तब होता है जब कोई नया सेंटेंस लिखना हो, तो जो पैराग्राफ को प्रदर्शित करता है वो क्या होता है, P होता है। और इसकी जरूरत कब लग रही है, जब नया सेंटेंस लिखना हो, कुछ भी, जब इसकी जरूरत लग रही है। फिर आता है HR, यह HTML डॉक्यूमेंट में क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, HR क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रदर्शित करता है। अच्छा, H से तो आपको समझ में हो गया कि हॉरिजॉन्टल की बात आ रही है, जैसे वर्टिकल
वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये HR किसको करता है, हॉरिजॉन्टल को प्रदर्शित करता है। ये BR कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस BR से भी कई बार आता है। इसका प्रयोग सिंगल लाइन ब्रेक देने के लिए किया जाता है। इसमें एक लाइन को अलग अलग लाइन में तोड़कर लिखा जाता है। BR मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, BR। अरे ये से याद रखो, ये ब्रेकअप। अच्छा, ब्रेकअप की शॉर्ट फॉर्म कर लो BR। BR मतलब क्या हो रहा है, तोड़ रहे हैं। लाइन थी एक, तोड़ दिया उसको बीच में से, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेकअप कर रहे हैं। ये BR मतलब इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर भी होता है B, यह टेक्स्ट को गहरा या बोल्ड करने में काम आता है, ठीक है। तो B का अर्थ जो है क्या होता है, मीनिंग कि ये बोल्ड करने में काम आता है। फिर बिग, इस टेक का प्रयोग टेक्स्ट को सामान्य साइज से बड़ा करने के लिए किया जाता है। अब इसमें कोई सोचने वाली बात है क्या, ऑप्शन के हिसाब से आराम से आप लगा दोगे। सेंटर में क्या होता है कि इसको एलिमेंट को सेंटर पोजीशन में करना है, तो सेंटर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात। कोड क्या होता है, या टेक कंप्यूटर को कोड को परिभाषित करता है। फिर डिलीट क्या होता है, डॉक्यूमेंट में डिलीट टेक्स्ट को क्या करता है, परिभाषित करता है। तो ये याद रखने की चीजें क्या है, सिर्फ एक दो बातें हैं मेन जो आपको याद रखनी है, जैसे HR याद रख लो, ये सब चीजें। फिर फॉन्ट होता है, इस टेक्स्ट से टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर, साइज आदि को परिभाषित किया जाता है फॉन्ट टेक्स्ट से। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है वो अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, पूरे 25-30 क्वेश्चन हमने लिए हुए, सारे देखेंगे। फिर आता है आपका मार्क, इस टेक्स्ट से टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। मार्क करना मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मार्कर दे दो, है ना, या मार्क कर दो उसको, है ना। तो मार्क करना मतलब क्या हो रहा है, ए से मार्क कर दिया उसको, क्या हो गया, एक तरीके से हमने हाईलाइट कर दिया। तो हाईलाइट करने के लिए भी क्या किया जाता है, मार्क का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आई टेक, ठीक है, आई टेक। इस टेक का प्रयोग टेक्स्ट को तिरछा इटैलिक करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कंट्रोल E, कंट्रोल I, ये इसका प्रयोग होता है कि नहीं होता है MS वर्ड के अंदर, है ना। तो ये कंट्रोल I जो होता है ये इटैलिक में करने के लिए इसको किया जाता है। अर्थात ये कैसे होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है ये महेंद्र, ये सिंपल है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा घुमा देता हूं, इसको मैं ऐसा घुमा देता हूं, इसे घुमा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इटैलिक हो जाएगा। फिर स्मॉल, इस टेक का प्रयोग टेक्स्ट को सामान्य साइज से छोटा करने के लिए किया जाता है। स्ट्राइक क्या होता है, ये स्नैपचैट की स्ट्राइक नहीं है ना, इसका पूरा नाम स्ट्राइक थ्रू होता है, या टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करता है। इसमें टेक्स्ट के बीच में, जैसे अरे ये मैंने यहां पे लिखा ये ABC और इसको काट दिया, इसके लिए ये इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये काट देती है, जो बीच में एक लाइन खींच दी जाती है टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है आपका, ये उसके लिए जिस टेक का प्रयोग होता है वो होता है स्ट्राइक टेक, ठीक है। समझ में आई यहां तक। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग, इस टेक के द्वारा महत्वपूर्ण टेक को परिभाषित किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको परिभाषित करते हैं। सब क्या होता है, इसका प्रयोग टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा MS वर्ड के अंदर भी हम देखते हैं, मैंने यहां पर लिखा ये B लिखा, इस B के नीचे ये 2 लिखा, तो ये क्या हो गया, ये सबस्क्रिप्ट हो गया। लेकिन अगर मैं इस B के ऊपर यहां पर 2 लिखता हूं, ये क्या हो जाएगी, हमारी सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वर्ड में हम पढ़ते हैं, और ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के भी इसकी बताता हूं, शॉर्टकट कीज, है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या। तो ये सबस्क्रिप्ट और ये सुपर मतलब सुपरस्क्रिप्ट। फिर ये होता है U, है ना, तो U का प्रयोग क्या होता है, जो अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। फिर IMG, इसका इमेज को परिभाषित करता है, इमेज। तो ये चीजें हैं भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा आप इसको देखोगे और ऑप्शंस देखोगे उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस ये देखने में ऐसा लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा है, हमसे तो याद ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर A आता है, ठीक है। इस टेक का पूरा नाम एंचोर होता है, इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, हाइपरलिंक। जैसे अगर हम बात करते हैं कि वर्ड के अंदर कंट्रोल के से हाइपरलिंक को इंस्टॉल किया जाता है, और हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इसके अंदर भी हाइपरलिंक बनानी है तो अंचोर जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है, और A का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है, इसलिए इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। फिर आती है लिंक, इस टेक का प्रयोग बाहरी डॉक्यूमेंट को HTML डॉक्यूमेंट में जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में UL, इस टेक का पूरा नाम
अनडोर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है, अर्थात इसके द्वारा बुलेट लिस्ट बना दी जाती है। अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, जैसे बुलेट लिस्ट बनाई जाती है, बुलेट्स लगाए जाते हैं ना, जैसे ये लगा हुआ है, तो इसलिए यूएल का प्रयोग होता है। फिर ओएल, इस टैग का पूरा नाम ऑर्डर लिस्ट होता है, अर्थात इसके द्वारा नंबर या ऑर्डर लिस्ट बनाई जाती है, तो इसका प्रयोग किस लिए होता है, ओएल का ऑर्डर लिस्ट के लिए, यूएल का किसके लिए होता है, अनऑर्डर लिस्ट के लिए, ठीक है। तो अनऑर्डर के लिए यूएल होगा, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल का प्रयोग किया जाता है। फिर टेबल होती है, टेबल बनाना है तो टेबल का प्रयोग करेंगे। ट्री, इस टैग का पूरा नाम टेबल रो होता है या टेबल रो को परिभाषित करता है। टीडी, इस टैग का पूरा नाम टेबल डेटा होता है, टेबल डेटा को परिभाषित करता है। फिर आपका फॉर्म हो जाएगा, इस टैग का प्रयोग एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में फॉर्म क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सारे सिंपल से, बस ये थोड़े बहुत ये ऐसे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, बस इनको देखना है, मुश्किल से, बस खत्म। HTML में सेल पैडिंग क्या होता है, ये नया पॉइंट है एक और, इस क्वेश्चन का आप आंसर भी लगाइएगा और बाकी मैं आपको बताता भी हूं। हाँ जी, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे दे दो। सेल कंटेंट तथा अपने विवरण के मध्य स्थान को निर्दिष्ट करता है। देखो कई बार एग्जाम में आता है सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है। सेल पैडिंग होता क्या है, यह सेल कंटेंट तथा अपने जो अपने बॉट्स होते हैं या ब्रॉड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं के मध्य स्थान को निर्दिष्ट करता है। सेल कंटेंट तथा अपने बॉट्स के मध्य के जो स्थान होता है उसको निर्दिष्ट करने का काम होता है, और वो किसका होता है, वो होता है आपके सेल पैडिंग का। तो HTML के अंदर जो सेल पैडिंग होता है उसका काम ही यही होता है, यह सेल कंटेंट तथा अपने बॉर्डर्स के मध्य स्थान को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, किसके मध्य करता है, बॉर्डर्स के मध्य में जो स्थान को निर्दिष्ट करता है उसको बोला जाता है सेल पैडिंग। ठीक है जी, समझ में आया, यहां तक आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बढ़े हम आगे। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पर हम बढ़ते हैं। HTML में प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए इसमें से किस टैग का प्रयोग किया जाता है? प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का जो प्रयोग डिस्प्ले करना है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो ये सिंपल सा है, प्री की बात आती है यहां पर तो प्री कर दो। ठीक है प्री, है प्रिय, है प्रियवर, है ना, तो बस वही है कि ये प्री की जब बात आए तो प्री कर दो इसको। ठीक है, तो जब प्री की बात आए दो बार प्री लगा दो। इंटरनेट मूल रूप से किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? बहुत अच्छे से हर व्यक्ति को पता है, अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा बनाया गया था, ARPANET था। और ये कौन सी एजेंसी का मूल प्रोजेक्ट था? ये था ARPA एजेंसी का। ठीक है, चलो HTML में क्या एक रिक्त एलिमेंट होता है? HTML के अंदर एक रिक्त एलिमेंट कौन सा होता है? नो कमेंट वाला एलिमेंट, नो कंटेंट वाला, नो टाइप वाला या फिर नो टैग वाला? तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि इसके अंदर रिक्त रहेगा? रिक्त एलिमेंट क्या होगा? जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, वो क्या हो जाएगा? आपका रिक्त एलिमेंट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, जिसके अंदर कोई भी कंटेंट ना हो। किस आईपी एड्रेस में डिफॉल्ट के आधार पर सर्वाधिक होस्ट एड्रेस होते हैं? देखो ये अपना आईपी का पार्ट है और ये अभी अपना जो चैप्टर है वो बचा हुआ है, ये मैं आपको बता दूंगा। ये होता है सी, जिसके अंदर ये होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। यूआरएलएस के दो मूलभूत भाग कौन से होते हैं? यूआरएलएस के जो दो मूलभूत भाग होते हैं वो कौन से होते हैं, बस वो बता दो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, हाँ जी बताओ। देखो TCP IP एंड ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP IP एंड FTP, TCP और P, ये सब तो आप बताओगे ये। लेकिन URLs के जो दो मेन प्रमुख भाग होते हैं वो होता है एक प्रोटोकॉल और दूसरा डोमेन नेम। क्या होता है? एक प्रोटोकॉल और दूसरा डोमेन नेम। तो ये दोनों क्या है, इसके मूलभूत भाग होते हैं। प्रोटोकॉल के बारे में प्रोटोकॉल में पढ़ेंगे, अपना इंटरनेट सेक्शन अभी बाकी है। HTML5 में मार्क्स टैग का उपयोग के लिए किया जाता है। जो मार्क्स टैग है उसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा? बताओ भैया जल्दी से। अभी मैंने आपको बताया था मार्क का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना, मार्क करना है किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट में हिस्सों को अगर हाईलाइट करना है तो उसके लिए मार्क टैग का प्रयोग किया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आया हुआ क्वेश्चन था। किस तरह के टेक्स्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग एक पंजीकृत आईपी एड्रेस के लिए किया जाता है जो अपंजीकृत आईपी एड्रेस को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, और उसे क्या बोलते हैं? बताओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। अब देखो स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, बेसिक नेट या पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है,
PAT पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। इसका फुल फॉर्म आप अपने पास में नोट डाउन करना। किस तरह के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उपयोग एक पंजीकृत आईपी एड्रेस के लिए किया जाता है जो अपंजीकृत आईपी एड्रेस को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है और उसे बोला जाता है पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, चलो उसके बाद में यहां पर आ रहा है कैप्शन टैग के संदर्भ में निम्न में से क्या है। ये कैप्शन टैग है। कैप्शन टैग का जो काम होता है या कैप्शन टैग का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है वो आपको बताना है। ठीक है, यह टेबल के लिए एक कैप्शन निर्दिष्ट कर सकता है या टेबल टैग के ठीक बाद इंसर्ट किया जाना चाहिए। यह टेबल के लिए कैप्शन परिभाषित करता है। देखो भाई, सभी में बात आ रही है, सभी में सही है इसके बारे में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कैप्शन। जैसे आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम के कैप्शन, फेसबुक के कैप्शन है ना, तो ये सारे क्या होता है, कैप्शन होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। HTML IMG टैग के दो आवश्यक गुण क्या हैं। HTML टैग के जो दो मेन गुण होते हैं वो कौन से होते हैं, जो दो मेन पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं वो आपको बताना है। हाँ जी, ठीक है, ए बिल्कुल। चलो ये देखो, आपने जो अल्ट एंड मार्क दिया ये गलत है। SRC तथा अल्ट, उसके बाद में कैप्शन तथा SRC, कैनवास तथा SRC, ये होता है SRC तथा ALT। ठीक है, ये HTML इमेज टैग के प्रमुख गुण होते हैं। ठीक है, निम्न में से क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए सही कैरेक्टर इंटिमाइज करता है। जैसे आपने देखा होगा कॉपीराइट सिंबल ऐसा बना जाता है ना। अब उसके लिए कुछ यहाँ पर कैरेक्टर्स है जिसका प्रयोग करके इसको बनाया जाएगा, वो कैरेक्टर आपको यहाँ पर बताना है, याद भी रखना है। मुझे पता है कि आपको नहीं पता होगा, है ना। तो ये 149, 159, 179, उसकी जगह पे याद रखना 169। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या हो जाएगा, 169। वह कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सर्वर से फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग सर्वर से फाइल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। ये प्रोटोकॉल का हमारा पार्ट है और मैंने आपको बताया हुआ था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP जो होता है, ये अगर आप फाइल को अपलोड कर रहे हो सर्वर तक या सर्वर से आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो तो उसके बीच में जो निगरानी का काम करता है वो कौन करता है, आपका FTP करता है। उससे करके गुजरती है, यानी कि आपको इस तक पहुंचने के लिए या सर्वर तक या कुछ डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे इससे गुजरना पड़ेगा। ये वही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो किससे गुजरना पड़ता है, FTP से, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या होता है, ये जो हम लोग मेल को डाउनलोड करते हैं, हमारे पास जो मेल रिसीव होती है ना, तो जो क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट ए जो मेल को यहां से भेज रहे हैं, मेल के सर्वर तक जो मेल को भेजी जाती है, जो अपलोड की जाती है, वहां पर कौन सा सर्वर काम करता है। उसके बाद में यहां पर देखो, ये जो POP वर्जन 3 हो जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये डाउनलोड जब की जाती है उस समय पे ये यहां पर काम करता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सर्वर का हो जाएगा POP 3। उसके बाद में ये यहां पर इस सर्वर की बात आएगी जो फाइल को डाउनलोड करने की बात आती है, तो यहां पर हमारा कौन सा हो जाता है, फाइल का जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, हमारा HTTP होता है। HTTP होता है, इसमें क्या लगा दिया जाता है, इस HTTP में। अच्छा, इस HTTP में क्या होता है आपको मैंने बता रखा है। HTTP में अगर एस लगा दिया तो एस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इस सिक्योर का मतलब क्या है कि वेबसाइट क्या है, सिक्योर है, ये ट्रांजैक्शन करने के लायक है। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP होता है ये, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP मैंने आपको बताया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, हाँ जी, यहां तक समझ में आया तो ये प्रोटोकॉल का पार्ट है। प्रोटोकॉल को हम पढ़ेंगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर। हाइपर टेक्स्ट अपना सेट ऑफ रूल्स क्या होता है ना, सेट ऑफ रूल्स ही कॉल्ड क्या कहलाता है, सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। ये जो मेरी थ्योरेटिकल क्लास की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है उसके अंदर भी मैंने इसको पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो ये क्या होता है, एक प्रोटोकॉल ही होता है, प्रोटोकॉल। चलो नेक्स्ट पर हम बात कर, टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए कौन से HTML का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने एक टेक्स्ट, ये टैग देखे, टैग के अंदर इटैलिक की मैंने बात की, जो आपको बताया था कि इसे तिरछा करके टैग को जो है टेक्स्ट को लिखा जाता है, उसके लिए कौन से टैग का प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी, इटैलिक अगर उसको बनाना है। अच्छा देखो, अगर आपको नहीं याद आ रहा होगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर जैसे देखो, हमने अभी इटैलिक की बात की थी,
तिरछा इटैलिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आई-टेक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आई बात? यहां तक समझ में आई? तो ये इटैलिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? आई का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इटैलिक बनाना है। निम्न में से कौन सी HTTP मेथड्स का सर्वाधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? गेट एंड पोस्ट होती है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गेट एंड पोस्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा HTML5 टैग है जिसका उपयोग वेब पेज के भीतर वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो वेब पेज के अंदर वेब पेज को अगर डिस्प्ले करना है उसके लिए कौन सी जो टैग है उसका प्रयोग करेंगे? तो वेब पेज के भीतर वेब पेज आता है, वहां पर हमेशा लगाना इफ फ्रेम। ठीक है, इफ फ्रेम का प्रयोग किया जाता है, इफ फ्रेम या इफ फ्रेम। ठीक है, चलो INC का पूरा नाम क्या है? INC क्या होता है? जैसे कि हमने देखा हुआ CPU के अंदर जहां पर इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए केबल्स लगाई जाती है, वहां पर एक जो है NIC कार्ड होता है, NIC कार्ड होता है, जो कि उसका फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा इंटरनेट का विशेष गुण नहीं है? एक जो इंटरनेट का विशेष गुण नहीं है कि भैया ये उसका काम ही नहीं है ना, विशेष गुण नहीं है इंटरनेट का। ठीक है, हाँ जी, बताओ जल्दी से इसका विशेष गुण कौन सा नहीं हो जाएगा इंटरनेट का? देखो, न्यूज ग्रुप, बिल्कुल। ईमेल, चैट, डिजाइन करना क्या इंटरनेट का गुण है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये तो आप किसी पे भी कर सकते हो। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा है? अगर सबसे बड़े हेडिंग की हम बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये हो जाएगा H1 लेवल। H1 सबसे बड़ा, H6 सबसे छोटा। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट, इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है। इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में जो सहायक होता है उसको क्या बोलते हैं? वेब सर्वर, वेब पेज, हाइपरलिंक्स या फिर ब्राउजर। क्या बोला जाएगा? जो इंटरनेट में अन्य दस्तावेज से कनेक्ट करने में सहायक होता है उसको बताओ भाई। जैसे हमने बात की हुई है, हाइपरलिंक का काम क्या होता है? आपको यहां पर एक लिंक दी हुई है, बताया गया है कि अगर आप चाहते हो इससे ज्यादा जानकारी तो दी गई लिंक पर क्लिक करो। मतलब क्या कर रहे हैं? अन्य दस्तावेज से कनेक्ट कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं? हाइपरलिंक के माध्यम से कर रहे हैं। हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है? आप कहेंगे ब्लू कलर होता है। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, समझ में आ गई अब बात आपको? HTML में ये जो टैग दिया हुआ है इस एलिमेंट के लिए कंटेनर होता है। इस टैग एलिमेंट के लिए जो कंटेनर होता है उसको क्या बोला जाता है? बताओ भाई जल्दी से। इस टैग के लिए जो कंटेनर होता है उसको क्या बोला जाता है? जैसे सोर्स कोड को सर्च करने के लिए, सोर्स कोड में कमेंट ऐड करने के लिए, या फिर सोर्स कोड में ये डिलीट करने के लिए, ये हमने देखी हुई थी जो 2 बिंदी वाला कमेंट था ना ऊपर फर्स्ट में, तो सोर्स कोड में कमेंट को ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समाप्त टैग एंड टैग को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो जो समाप्त टैग एंड टैग होता है ना उसमें ऐसा लिखा जाता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा बॉडी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एंड टैग है, तो सबसे एंड टैग ये होता है, समाप्त टैग ये होता है। इस तरीके से जब हम ये चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका एंड टैग हो जाएगा, सबसे एंड टैग। चलो भैया, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बताइए कैसा वीडियो आपको लगा। आपको HTML से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना? काफी सारी चीजें आज आपको क्लियर हो गई। अगर आपने इन सारी चीजों को भी अच्छे से इत्मीनान से कवर कर लिया तो आपका HTML का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बाकी आप लोगों को रिवीजन इसका करना पड़ेगा। इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, जो इसकी शीट है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी इसका फोल्डर में, तो वहां से आप और प्रैक्टिस इसकी कर लेना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।